आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं प्रेम सिंह। नेताओं के बारे में तो आप बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन मैं आज आपको तब के धुरंधर पत्रकारों के बड़े रोचक किस्से बताने जा रहा हूं, जो बिल्कुल 100% सच हैं। दरअसल उस समय सोशल मीडिया तो क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम भी कहीं दूर दूर तक नहीं था और सारा रुतबा था प्रिंट मीडिया का। हम सभी प्रिंट मीडिया में ये कह लीजिए कि थोड़े से ही दिन हुए थे आए हुए, या कुछ वर्ष भी कह सकते हैं। बड़ी मौज मस्ती में एक दिन हमारे साथ हमारे वरिष्ठ शेखर त्रिपाठी, स्वदेश कुमार और एक अन्य सज्जन थे। हम लोग एक मारुति 800 में बड़ी मस्ती से घूम रहे थे और लखनऊ के हजरतगंज चौराहे के आगे, जब काफ़ी हाउस के आगे हमारी गाड़ी बढ़ी, तो कुत्तों की पूरी फौज भौं भौं करती हुई गाड़ी के दोनों तरफ भागना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर हम लोग आगे बढ़े। शेखर ने कहा, स्वदेश जरा गाड़ी रोको, गाड़ी को किसी दूसरे रास्ते से फिर उधर ही से लाओ। तब तक हम लोगों के दिमाग में कोई बात कौंधी नहीं थी कि क्या होने जा रहा है। स्वदेश ने गाड़ी दूसरी तरफ से मोड़ी और शाहनजफ रोड से हजरतगंज होते हुए काफ़ी हाउस के आगे जैसे ही बढ़े, कुत्तों ने फिर भौंकना चालू कर दिया। शेखर ने कहा, स्वदेश जरा गाड़ी धीमी तो करना। शेखर पीछे किनारे की सीट पर बैठे हुए थे, उनके बगल ही हम थे। जैसे ही स्वदेश ने गाड़ी धीमी की, कुत्ते सब लाइन से भौंकी रहे थे। शेखर ने क्या किया कि एक कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और कहा कि अब गाड़ी तुम तेज कर दो, और पूंछ तेजी से पकड़े रहे। अब सोचिए, एक आदमी कुत्ते की पूंछ पकड़े हुए है और कुत्ता आगे के दो पैरों पर कार की रफ्तार से भाग रहा है। अब न वो चिल्ला पा रहा है, न वो भौंक पा रहा है। वो कुत्ता ही नहीं समझ पा रहा है कि आखिर ये हो क्या गया है। और हम लोग भी भौचक्के के, अरे हमने कहा उधर से, यार छोड़ो इसको, छोड़ो यार, क्या कर रहे हो तुम। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इसको और चलने दो। बहरहाल थोड़ी देर बाद उन्होंने कुत्ते को दो पैरों पर दौड़ाकर उसकी पूंछ छोड़ दी और कहा, अब फिर से गाड़ी उधर से चलो। और आपको बताएं कि वो सारे के सारे कुत्ते जो काफ़ी हाउस के सामने हम लोगों के गाड़ी के साथ ही साथ भौंकते हुए चल रहे थे, अगर कोई स्कूटर वाला या बाइक वाला हो तो शायद गिर ही जाए। तो उसके बाद एक भी कुत्ता कहीं नहीं नजर आया। मतलब शेखर की ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी जिसके हम लोग कायल हो गए, और उसका बहुत दिनों तक हम लोग एक तरह से इसको जोक बनाते रहे, सबको बताते रहे। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र प्रार्थना भी समझ लीजिए कि इस चीज़ को, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे कोई भी हो, इस चीज़ को प्लीज़ दोहराइएगा नहीं। अब आपके सामने मैं एक दूसरी बात बताता हूँ। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि बंगालियों के यहाँ मछली बहुत अच्छी बनती है। तो हमारे अखबार में एक नए नए फोटोग्राफर आए थे, बंगाली भाई, और सब लोग उनको कहते थे कि यार तुम्हारे यहाँ तो मछली बहुत अच्छी बनती होगी। अब एक दिन उसने हम 3 लोगों को इनवाइट किया। हम थे, और पता नहीं हमारे दोस्त लोग इसको किस अंदाज में लेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे, लेकिन हम हेमंत भाई का नाम ले रहे हैं, तीसरे का नहीं लेंगे क्योंकि वो किसी बड़े ओहदे पर हैं हमारे अपने अखबार में ही। तो हमारे फोटोग्राफर साहब ने हम 3 लोगों को इनवाइट किया। अच्छा, आपको एक बात, हेमंत भाई बड़े नेता हैं पत्रकारों के, लेकिन एक बात आपको बता दूं, इनका सेल्फ रेस्पेक्ट कब जागृत हो जाए, ये ब्रह्मांड के सिवाय कोई और जान ही नहीं सकता। बात करते करते, कुछ करते करते खुद से आत्मसम्मान जाग उठा, और क्या अंदाज हो जाए इसको कोई समझ ही नहीं सकता है। अब हम लोग चल दिए, स्कूटर अपनी निकाले, 2 लोग एक पे हो गए, एक पे चल दिए। अंदर गलियों में घुसते हुए शायद
बंगाली क्लब के आसपास उनका घर था। वहाँ पहुँचे और पहुँचे तो बड़ा स्वागत सत्कार, पता भी नहीं था हम लोगों को इस तरह का, क्योंकि सब लोग बड़े मस्त वाले अंदाज में रहते थे, कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती थी, बड़ी मस्ती भरा जीवन था। तो हम लोग को कुछ अंदाज नहीं था, लेकिन वहाँ बड़ा ढंग से स्वागत सत्कार हुआ और फिर हम सबको मछली परोसी गई। अब हम सब ने खाई और खाने के बाद पता नहीं कहाँ से हेमंत भाई का सेल्फ रेस्पेक्ट जाग उठा। अब सेल्फ रेस्पेक्ट जाग उठा तो उस ज़माने में सोचिए कि बहुत अहमियत होती थी, मतलब 10-5 रुपए की भी बड़ी अहमियत होती थी। तो उन्होंने जेब से 100 रुपये निकाला और रख दिया। अब हम दोनों लोग बड़े आश्चर्यचकित भाव से देख रहे थे कि यार इन्होंने 100 का नोट निकाला और रख दिया। अब हम लोग की मजबूरी थी कि हम भी मतलब रखते, तो हमने भी अपना 100 का नोट निकाला और अपनी थाली के पास रख दिया। अब जो तीसरे वाले सज्जन, जिनका हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि नोएडा में वो एक बड़े पद पे हैं और सब लोग जान भी जाएंगे, तो जब हम दो लोगों ने अपनी थाली के पास पैसे रख दिए तो वो तीसरे सज्जन ने भी, उन्हें कुछ अंदर से नाराज़गी रही होगी लेकिन उन्होंने व्यक्त नहीं किया और उन्होंने भी जेब से 100 रुपये निकाले और रख दिया। आप कहेंगे ये तो बड़ा सामान्य सा, इसमें बताने वाली बात कौन सी है? तो अब आगे बताता हूँ। रख तो दिया, लेकिन जैसे ही वहाँ से नमस्ते करके विदा हुए वैसे ही उन्होंने उलाहना देते हुए कहा कि साले जेब में 100 ही रुपये बचे थे और इससे अच्छा तो था कि हम यहाँ मछली खाने ना आते। अब ये पता नहीं कि 100 रुपये उनके पेट्रोल के लिए बचे थे या घर की सब्जी ले जाने के लिए 100 रुपये बचे थे, किस लिए बचे थे ये आज तक हम में से कोई जान न सका। लेकिन उन्होंने जो कहा वो बड़े दिनों तक मौज मस्ती का आलम चलता रहा। अब एक और बात बताता हूँ। उस समय हमारे पास मारुति 800 हुआ करती थी, बहुत ज़माने पहले खरीदी गई थी, तो सफ़ेद रंग की मारुति 800। हम तीनों एक रात बड़ी मौज मस्ती में थे, हम, हेमंत भाई और तीसरे वाले सज्जन, और थोड़ी मस्ती बढ़ी तो हुआ कि शहर के गेस्ट हाउस चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन रुकता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आज की दुनिया है और सोशल मीडिया है और मोबाइल का दौर है, आप एक सेकंड को कुछ करके देखिए और आप वायरल हो जाएंगे। और शुरू कहाँ से किया? शुरू किया अपने अखबार के बगल में ही पावर कारपोरेशन का एक बड़ा गेस्ट हाउस है। पहुँचे और फटाक से गाड़ी रोकी और खट खट सब लोग उतरे और उसका रजिस्टर जो है वो चेक करना शुरू किया कि तुम्हारे यहाँ कौन आता है, कितने लोग रुके हैं, कौन जाता है, क्या करते हो तुम लोग इतने दिनों से, कभी चेकिंग हुई? और हम लोग यहाँ के नहीं थे, मतलब केंद्र की एजेंसी के थे। तो अब वो सब शक पका गए। अच्छा, ये मोबाइल होता तो एक सेकंड में आदमी फ़ोन कर देता, गाड़ी का नंबर ये वो, वहाँ उस ज़माने में तो कहीं कुछ था ही नहीं, और फ़ोन अलग उठा के रख दिया और बहुत डांटा फटकारा उसको और वो सब कांपने लगे। और फिर हम लोगों ने गाड़ी उठाई और दूसरी जगह पहुँचे और अलीगंज की तरफ पहुँचे। वहाँ पर भी एक स्कूल का गार्ड खड़े थे, वहाँ जाके रजिस्टर चेक करना शुरू किया, वहाँ भी बड़ा उत्पात मचाया। और उसके बाद फिर गाड़ी मोड़ी और एक आध जगह और हुआ, तब तक कि काफ़ी देर हो चुकी थी और सबको अखबार के गेट पे छोड़ा और सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन सुबह सोचिए कि मतलब हम एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे कि हम लोग ये कर क्या रहे थे। एक ये घटना हुई। अब मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। उस ज़माने में मैं लोकल इंचार्ज हुआ करता था और हमारे सहयोगी हुआ करते थे बड़े धुरंधर लोग, कई तो दिल्ली में हैं, कई नोएडा में हैं। उसी में से एक हुआ करते थे सुधीर मिश्र। पता नहीं सुधीर को भी कैसा लगेगा, क्योंकि अब वो भी बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए।
तो सुधीर मिश्र जी हुआ करते थे। रे बैन का चश्मा बड़ा, मतलब बड़े शौकीन लोग लगाते थे, बड़ी रंगबाजी में रे बैन का चश्मा लगाए हुए, नया नया आया था, हमने भी खरीदा था, लगा के जाते थे ऑफिस, सब देखते थे बाकायदे। तो मतलब देखिए, लड़कपन या आप कह लीजिए कि वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपको बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन आप जब बड़े हो जाते हैं तो खुद पे हंसी आती है कि यार कैसे थे हम लोग। तो मान लिया वो गन का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, तो जिद में फिर गन का लाइसेंस ले लिया गया, डबल बोर बैरल का लाइसेंस लिया हमने। फिर पता चला कि पिस्टल का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। तो मतलब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हम कोई किसी बदमाशी लाइन में नहीं, किसी से तू मैं भी नहीं, लेकिन वो रखेंगे तो रखेंगे, बेवजह की नक्शेबाजी। तो सुधीर जिला प्रशासन देखते थे, पुलिस की रिपोर्ट लगनी थी तो क्राइम वाले से कह दिया कि तुम लगवा देना, वहाँ सब ठीक हो गया। फिर आई डीएम के यहाँ फाइल, मतलब अब की तरह नहीं है कि वो महीनों 6-6 महीने फाइलें पड़ी रहें, वो तब सब कुछ नहीं होता। अगर जिस रिपोर्टर से कह दिया गया तो उसकी इतनी धाक होती थी कि खट से गया और सीधे जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था सीधे वो करा के ले आए। हमने सुधीर से कहा कि अच्छा सुधीर, अगर तुम डीएम के दस्तखत करा के ले आओ मेरे लाइसेंस पे, फाइनल हो जाए तो हम तुम्हें ये रेबन का चश्मा दे देंगे। अच्छा, सुधीर सागर हो या मनीष मिश्रा हो या और कोई लोग बहुत बहुत दिग्गज थे, अजय शुक्ला एक हुआ करता था, और बहुत मतलब सूर्य प्रकाश शुक्ला थे, इस तरह के बहुत सारे लोग थे, रुमा सिन्हा थी, रश्मि थी, बहुत सारे, मतलब बड़ा आपस में बड़ा सद्भाव वाला वातावरण रहता था। और शायद अब के ज़माने में ये लोग इस बात को सोचें कि लोकल की डेस्क पे इतने रिपोर्टर्स और बड़ा सद्भावपूर्ण माहौल ये मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। तो सुधीर से हमने कहा कि तुम मेरा लाइसेंस बनवाओ, डीएम के दस्तखत करा के लाओ, और हम तुम्हें अपना नया नया जो रेबैन का चश्मा लाए हैं वो दे देंगे। अब हम कह करके, और इसको सुबह मीटिंग में बात हुई और इसको हम भूल गए दिन में। शाम को आदरणीय सुधीर मिश्र जी आए तो काम धाम करने के बजाय हमें एक पेपर पकड़ाया और कहा कि भाई साहब आपका लाइसेंस हो गया है और ये जो चश्मा आप पहने हैं इसको उतार दीजिए। हमने सुधीर को चश्मा उतार करके उसी समय दे दिया। कहने का मतलब केवल इतना भर है कि ये लोग ऐसे थे कि अगर चाह ले कि कोई काम करवाना है, किसी का बड़ा जुनून सा है, और वो हो ही जाता था। कुछ उसमें कोई अड़ंगेबाजी लगाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं होता था। और हमें बड़ा प्राउड है इस बात का कि कभी किसी के ऊपर किसी तरह की कोई दलाली, रिश्वतखोरी या नाजायज दबाव डाल करके काम कराने का आरोप किसी रिपोर्टर पे भी नहीं लगता था, लगता ही नहीं था। तो ये एक सच्ची घटना है कि सुबह आप कहिए बीइंग सीनियर कि हाँ सुधीर जाओ और ये करा के दो, और हम आपको रेबैन का जो बड़ा बढ़िया चश्मा माना जाता था, और शाम को आपके हाथ में वो पेपर आ जाए और कहे सर भाई साहब आप चश्मा दे दीजिए, और हमने उसी समय चश्मा दे दिया। अब एक बात बिल्कुल छोटी सी, चूँकि माहौल बड़ा बहुत अच्छा था, मैं बिजली बोर्ड तब पावर कॉरपोरेशन नहीं बना था, वो तो 2001 में बना, और तब बिजली बोर्ड हुआ करता था, तो अपनी बड़ी धाक रहती थी। उस जमाने के लोग जानते हैं, और हमने बड़े दिग्गज जो अपने प्रतिद्वंद्वी अखबार रहा करते थे उनके बड़े दिग्गज रिपोर्टर्स के साथ काम किया। कई उसमें से एक्सपायर भी हो गए, उनका नाम भी लेना उचित नहीं है, और कई अभी भी हैं, और वो संपादक के स्तर पर जा करके उसके बाद रिटायर भी हो चुके हैं। तो मैंने उन लोगों के साथ काम किया है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि आप ऐसे दिग्गज लोगों के साथ काम कर रहे हो तो बड़ा प्राउड फील होता था।
हम एक बड़ी स्टोरी लाए वहां से। अब मनीष मिश्रा को पता नहीं क्या सूझी, मजाक मजाक में उसने बायलाइन तब हाथ से लिखी जाती थी, हाथ से लिख दिया, मतलब प्रेम से, बायलाइन का मतलब आपके नाम से स्टोरी जा रही है, तो एक्सक्लूसिव स्टोरी लेके आए थे, हमारे नाम से जाने वाली थी, और उसमें पता नहीं मनीष को क्या सूझा, उसके प्रेम सिंह बाद में, पहले मनीष मिश्रा। अब वो दिखाने के लिए उस समय होगा कि बाद में अभी काट देंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन वो शायद काटना भूल गया, और काटना भूल गया तो मतलब पूरे जितने संस्करण निकलते थे अपने अखबार के, उन सब में वो स्टोरी ही गई, मनीष मिश्रा प्रेम सिंह। तो लोग वहाँ के और बाकी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये मनीष मिश्रा कहाँ से रिपोर्टिंग करने लगा बिजली की। लेकिन अब हो गया था तो हो गया, कोई बात नहीं। अब एक आपको बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूँ कि जब एक पत्रकार जीत गया और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हार गए। नेता का नाम लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन पत्रकार का नाम नहीं लूंगा। नेता थे बनारस के, कई बार मंत्री भी रहे हैं, बनारस के शत्रुद्र प्रकाश। मंत्री थे परिवहन मंत्री नरेश अग्रवाल। अच्छा, परिवहन विभाग में आप किसी बाबू की तो भर्ती उस समय करा सकते थे, लेकिन किसी सिपाही की भर्ती कराना बहुत दुष्कर कार्य होता था। सिपाही का मतलब जो हाईवे पर ट्रकें रोक करके उनकी चेकिंग कराता है आरटीओ या एआरटीओ से, तो वो काम बड़ा दुष्कर होता था। कुछ चल रही होंगी भर्तियां, शत्रुद्र प्रकाश जी का भी एक आदमी था, उनके आदमी का हुआ नहीं और किसी दूसरे का हो गया। और जब दूसरे का हो गया तो जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी कि हमारी, मतलब हम जिस पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और हमारी बात नहीं सुनी गई और किसी दूसरे का कैसे हो गया। उन्होंने अपना खोजबीन की होगी। अब खोजबीन में उन्हें पता लगा कि अखबार के जिससे हम लोग जुड़े हुए थे उसी के किसी का हाथ है। वो हमारे संपादक जी के पास आए, वो बनारस के रहने वाले, हमारे संपादक जी भी बनारस के रहने वाले, और उनसे, उनकी मिसेज से, दोनों से बहुत प्रगाढ़ संबंध थे हमारे संपादक जी के। उन्होंने उनसे कहा कि फलां ने, मतलब किसी का नाम नहीं लिया, मिनिस्टर को बताया कि मंत्री जी ने आपके यहाँ के किसी पत्रकार के कहने पर कुछ एक बड़ी राशि बताई, एक सिपाही का अपॉइंटमेंट कर दिया है। अब नरेश अग्रवाल की बात आई, चूंकि नरेश अग्रवाल पहले बिजली मंत्री भी रह चुके थे और हमारे बड़े दोस्ताना संबंध थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे, तो हमने कभी कोई काम कहा ही नहीं, तो वो बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते हो और सीधे रिपोर्टिंग ही करते हैं, कोई और काम कहते ही नहीं है, तो थोड़े दिन बाद चाहे नेता हो चाहे अफसर हो, वो जान जाता है कि जब आज तक इसने कुछ कहा ही नहीं तो इसका मतलब इसमें कुछ दमखम है और बड़ी इज्जत के साथ आपसे पेश भी आता है और खबरें बता भी देता है। तो यही बात हमारे साथ भी हुआ करती थी। अब जब नरेश जी का नाम आया कि उन्होंने अखबार वाले के कहने से कुछ कर दिया है, और शत्रुद्र प्रकाश जो खुद भी बड़े मंत्री रहा करते थे और खुद उसी विभाग के मंत्री रह चुके थे, उनका काम नहीं हुआ। अब बात जब हमारे संपादक जी की आई तो उन्होंने कहा कि नरेश अग्रवाल ने अगर किया है तो इसका मतलब ये काम फिर प्रेम सिंह ने कराया। अब उन्हें लगा कि आज हमको शेर का शिकार मिल गया, बिल्कुल जबरदस्त। रात में घर में या किसी पार्टी में या कहीं होंगे तो हमको फ़ोन किया कि तुमने ये काम कराया और तुम्हारे रिश्ते हैं, इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता। तो मैंने कहा जी नहीं, मैंने आज तक इस तरह का एक भी काम नहीं कराया है। जिस जिस विभाग में मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ आप कहीं भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने करीब 20 बरस तक के एलडीए की भी रिपोर्टिंग की है, लेकिन आज मेरे पास एलडीए का कोई प्लाट नहीं, रहने के लिए कोई प्लाट नहीं, ना रहने के लिए घर है, ये बता दूं।
तो मैंने कहा अभी मैं जाता हूँ मंत्री जी के घर, नरेश अग्रवाल जी के पास। अब हम जब उनके महानगर वाले घर पे पहुंचे तो पता लगा मंत्री जी तो हरदोई में हैं। हमें अपनी बेगुनाही का सबूत भी देना था और आज की ही रात देना था, चाहे जो कुछ हो जाए। हमने हरदोई बात की। हमने कहा कि आप लखनऊ कब पहुंच रहे हैं? उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे। हमने कहा कि नहीं, मेरा बड़ा जिंदगी में पहली बार आपसे काम पड़ा है और बड़ा अर्जेंट काम पड़ गया, आप तुरंत निकलिए। और सोचिए, जब तक नरेश अग्रवाल का काफिला लखनऊ नहीं पहुंच गया तब तक मैं उन्हीं के बंगले पर बैठा इंतज़ार करता रहा। रात हो गई आधी करीब करीब। उसके बाद वो आए, बैठे। वो सोचे कि कोई बड़ा खास कुछ हो गया है या कोई ऐसी खबर ब्रेक करनी है, इसको क्या हो गया आखिर। बातचीत हुई तो हमने कहा कि किसी अखबार वाले के कहने से आपने ऐसा किया है और बनारस के नेता हैं शत्रुघ्न प्रकाश, उनका काम नहीं हो पाया और हमारे संपादक जी को ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने ये काम कराया है। वहीं से उन्होंने कहा नहीं, हम अभी बात करते हैं। वहीं से मैंने कहा बात करिए, नहीं मैं तो कल से इस्तीफा देके नौकरी करूं चाहे ना करूं। ये तो बहुत इज्जत पे बात अड़ गई। मेरे सामने उन्होंने बात की और कहा कि नहीं, ये प्रेम सिंह का काम नहीं है। प्रेम सिंह ने आज तक हमें इस तरह का कोई काम नहीं दिया है। सोचिए, तब मेरे को राहत महसूस हुई और फिर मैं उठा वहाँ से। फिर मैंने संपादक जी को कहा कि मैं आपके घर आ रहा हूँ और अगर आपका विश्वास नहीं है तो कल से मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। जैसी कि उनकी आदत थी कि जब जान जाते थे सच्चाई तो फिर वो मतलब अपनत्व भरे शब्दों में डांट कर हटा देते थे, बिठा देते थे कि जाओ। तो वही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात कौंध रही थी कि यार ये कौन आदमी है जिसने कराया। तो पता चला है तो अखबार वाला ही, लेकिन इसके लिए नरेश अग्रवाल से काम कराने के लिए मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्हीं के परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य से सिफारिश लगवाई गई थी। और आज तक, मतलब आज क्या बताएं, जब तक हमारे संपादक जी जीवित रहे मैंने इस बात को अपने तक ही रखा, उनको बताया भी नहीं। मुझे सब कुछ पता है लेकिन उनको हमने भनक नहीं लगने दी कि हाँ फला है, फला के जरिए ये हुआ है और ऐसा हुआ है, ये सच है। तो ये होता है थोड़ा सा काम करने वालों का, जो अपने साथ रहे हों उनके साथ आप खुद कैसा व्यवहार करते हैं। जबकि मेरे साथ खुद ही कितना खराब लोगों ने किया था। तो स्टोरी तो इस तरह की बहुत सारी। अब आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। हम कई बार लोकल इंचार्ज बने और फिर जब मन भर जाता था तो कहते थे हमें ब्यूरो में कर दीजिए। एक्चुअली ब्यूरो वाले लोग थोड़ा सा बड़े सचिवालय की रिपोर्टिंग करते थे, आराम से आना और आराम से शाम को कोई अगर कहीं और किसी अखबार में कोई खबर ब्रेक नहीं हुई है तो फिर उनका दिन भर का काम बड़ी मौज मस्ती वाला रहता था। तो थोड़े थोड़े दिन में हम भी अब फिर आ गए लोकल इंचार्ज बनकर, क्योंकि अखबार का सर्कुलेशन जहाँ घटा कि चलो चल बेटा जूझ जा। और हमारे दादा SK त्रिपाठी जो आए थे जनसत्ता थे, वो कहते थे बेटा तुमको तुम्हारे संपादक ने फुनगी पे चढ़ा दिया और चढ़े रहो। हम भी कहते ठीक है, हमको मजा आ रहा है। तो अब हम लोकल इंचार्ज थे और एक सज्जन जो कभी हमारे साथ ही हमारे सहयोगी हुआ करते थे वो बाकी ब्यूरो देखा करते थे और बड़ा वो था कि अब हमने अखबार का सर्कुलेशन बढ़ा दिया तो जैसे हम ही मालिक बन बैठे हों। किसको क्या डिपार्टमेंट देना है, किसकी रिपोर्टिंग कैसे करानी है, खुद ही तय कर लेते थे बड़े अपनत्व भाव में। अब ये एक लड़की आई स्वतंत्र भारत से, हमारे पास उसके पुरातत्व विभाग के रिपोर्टर की जगह थी, उसको पता होगा। आई, हम और जो हमारे एक सहयोगी थे
तो उसने बातचीत किया और हमको लगा हम लोगों को कि हाँ ये काम कर सकती है, अच्छा काम कर सकती है। हम लोगों ने कहा कि अच्छा कल से आओ 11 बजे से, आपको काम पर लगाते हैं, देखते हैं आपका काम कैसा है। अब उससे कहा कि जाओ ठीक है, कल 11 बजे आना। अब हम लोग पहुंचे संपादक जी के पास कि हमारे पास पुरातत्व विभाग का रिपोर्टर नहीं था, तो हमने एक लड़की अपॉइंट कर ली और कल से 11 बजे बुलाया। अब संपादक जी तो फिर संपादक ही ठहरे, हम लोगों के जैसे न जाने कितने लोगों को घाट घाट का पानी पिलाया होगा। तो उन्होंने कहा कि किसको रख लिया, तो बस एक लड़की स्वतंत्र भारत की है वही आ जाए। तो उनका उसको बुलाओ, हम खुद बात करेंगे। अब हमारी लोगों के अगर पूछो तो शरीर में खून नहीं। अब एक जो हमारे सहयोगी थे वो दौड़े, बाय द वे एन से उनका नाम शुरू होता है और बड़े संवैधानिक पद पे भी हैं, इसलिए कुछ नहीं कहूँगा। वो दौड़े और दौड़ के वो मतलब कुछ ही कदम बढ़ी थी तो उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, तुम्हें कल से नहीं आना है। अब वो लड़की खुद भौचक्की, यार अभी अभी तो ये कह रहे कि तुम कल 11 बजे आओ और कल से रिपोर्टिंग करो और देखा जाएगा। अभी अभी कह रहे कि उसने कहा अभी तो आपने कहा, उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ भी कहा हो, तुम्हें कल से आना ही नहीं है यहाँ। तो बहरहाल जो उसको विदा करने के बाद हाँफते हूँफते संपादक जी के कमरे में घुसे और वहाँ क्या कहते हैं कि वो लड़की तो चली गई। अब उनके कमरे से हम लोग बाहर निकले तो हंसते 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 लोट पोट कि यार हमने लोगों ने जिंदगी में खुद से एक लड़की अपॉइंट की और संपादक जी खुद ही करे कि बुलाओ जरा हम उसका इंटरव्यू लेंगे। और भैया वो उसके बाद से कान पकड़ लिया कि किसी भी लड़की को अपॉइंट करने के लिए उससे कुछ वादे नहीं करना है, कोई आश्वासन नहीं, कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से पड़े हैं। आज इतनी सारी बातें आपसे हो गई हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो और ढेर सारी बातें होंगी। लव लायन स्पीक्स को आप ज़रूर देखते रहिएगा। नमस्कार।